जरा सोचिए, साल है 1946। भारत के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग एक कमरे में जमा है और उनके सामने एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। उन्हें एक ऐसे देश के लिए नियम कानून की किताब लिखनी थी जो सदियों की गुलामी के बाद पहली बार अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा था। तो ये कहानी है उसी महान बहस की जिसने भारत की आत्मा को एक दस्तावेज में कैद कर दिया। अच्छा, इस मिशन का पैमाना समझना है तो बस एक नंबर पर गौर कीजिए। 1,45,000। जी हाँ, 1,45,000 शब्द। इतने शब्द हैं भारत के संविधान में। ये कोई मामूली रूल बुक नहीं थी, ये तो एक महाकाव्य था। शब्दों का एक ऐसा समंदर जिसमें एक पूरे देश की उम्मीदें, उसके डर और उसके सारे सपने, सब कुछ समाया हुआ था। अब जरा इस पैमाने को समझने के लिए इसकी तुलना करते हैं। एक तरफ है भारत का संविधान जिसमें 1,45,000 शब्द हैं और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, जिसके संविधान में सिर्फ 4,400 शब्द हैं। ये फर्क ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये बताता है कि हमारे संस्थापकों का मिशन कितना ज्यादा बड़ा और मुश्किल था। उन्हें सिर्फ ये नहीं तय करना था कि सरकार कैसे चलेगी, नहीं, उन्हें तो सदियों से चली आ रही सामाजिक गलतियों को सुधारना था। करोड़ों लोगों को उनके अधिकार की गारंटी देनी थी। चलिए अब उस दौर में चलते हैं। अगस्त 1947। सोचिए वो मंजर। देश आज़ाद हो रहा था, पर साथ ही बंटवारे की आग में झुलस भी रहा था। चारों तरफ हिंसा ही हिंसा थी। लाखों लोग बेघर हो चुके थे, शरणार्थी बन गए थे और गरीबी तो जैसे हर कोने में थी। मतलब एक तरफ आज़ादी का जश्न और दूसरी तरफ इतिहास का सबसे भयानक विस्थापन। एक देश सच कहें तो अराजकता के बीच ही जन्म ले रहा था। और इसी भयानक माहौल के बीच ये संविधान सभा अपना काम कर रही थी। सोचकर देखिए, इस कमरे में बैठे लोगों के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी जिसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। बाहर सड़कें जल रही थीं, दंगे हो रहे थे और ये लोग अंदर एक ऐसे दस्तावेज पर बहस कर रहे थे जो एकता की, भाईचारे की बात कर रहा था। इनका काम सिर्फ कानून बनाना नहीं था, नहीं, इनका काम था एक बिखरते हुए देश को जोड़कर उसे एक राष्ट्र बनाना। और चुनौतियां? अरे चुनौतियां तो पहाड़ जैसी थीं। एक दो नहीं बल्कि 562 रियासतें थीं, जिनमें से कई अपना अलग देश बनाने का सपना देख रही थीं। फिर देश के अंदर 6 बड़े धर्म, 23 से ज्यादा प्रमुख भाषाएं, जिनके बीच तनाव हमेशा बना रहता था। और ऊपर से 80% आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी और भयंकर गरीबी में जी रही थी। तभी तो विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों ने डंके की चोट पर कहा था कि भारत तो बिखर जाएगा। उन्हें लगता था कि भारतीय लोग अपना शासन चला ही नहीं सकते। लेकिन भारत के पास इस चुनौती का एक जवाब था। वो जवाब थे कुछ ऐसे असाधारण लोग जिन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। जी हाँ, ये थे हमारे संविधान के निर्माता, भारत के असली शिल्पकार। और इस टीम के कप्तान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जरा सोचिए इस इंसान के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में स्कूल में एक ही ग्लास से पानी नहीं पीने दिया गया। वही इंसान अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री लेता है और फिर बनता है भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। उन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा और उन सब का निचोड़ भारत के लिए तैयार किया। ये उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, ये उनकी जिंदगी का मिशन था। फिर थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और ये प्रस्ताव एक तरह से हमारे संविधान की आत्मा था। इसने एक विजन दिया, एक दिशा दी। इसने साफ कर दिया कि भारत कैसा देश बनेगा। एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेगा, मतलब संप्रभु। एक ऐसा देश जहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष, और जहां हर एक नागरिक की आवाज की कीमत होगी, यानी एक लोकतांत्रिक गणराज्य। इसी एक प्रस्ताव ने पूरी बहस को एक रास्ता दिखाया। और फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। देखिए, जब बाकी नेता संविधान के बड़े बड़े सिद्धांतों पर बहस कर रहे थे, तब पटेल एक बहुत ही मुश्किल, एक जमीनी हकीकत से जूझ रहे थे। हुआ ये था कि अंग्रेजों ने 562 छोटी बड़ी रियासतों को आज़ाद छोड़ दिया था। एक बहुत बड़ा खतरा था कि भारत एक देश न रहकर सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन ये पटेल ही थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से इन सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मनाया।
उनके बिना आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं वो शायद कुछ और ही होता। और हाँ, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस सभा में 15 महिलाएं भी थीं और उनमें से एक थीं दाक्षायणी वेलायुधन, जो उस सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं। उन्होंने बड़ी हिम्मत और बेबाकी से दलितों और दूसरे पिछड़े समुदायों के हक की आवाज उठाई। जब कुछ लोग दलितों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम की मांग कर रहे थे तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि असली हल समाज से छुआछूत को जड़ से मिटाना है, न कि राजनीतिक तौर पर खुद को अलग थलग कर लेना। उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि नया भारत हर आवाज को सुनेगा, चाहे वो किसी की भी हो। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के दिल में उतरते हैं, क्योंकि संविधान सिर्फ कागज पर लिखा नहीं गया था, उसे गढ़ा गया था विचारों की एक बहुत बड़ी लड़ाई में। हर एक शब्द पर, हर एक कानून पर घंटों तक तीखी, जोरदार बहसें हुईं, और यही वो बहसें थीं जो भारत के भविष्य की तस्वीर बना रही थीं। शायद सबसे तीखी बहस हुई भाषा के सवाल पर। एक तरफ कुछ सदस्य चाहते थे कि हिंदी ही भारत की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा हो, लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण भारत के सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये तो हम पर एक भाषा थोपना होगा। माहौल इतना गर्म हो गया था कि एक पल को लगा कि भाषा के मुद्दे पर देश फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन फिर एक बहुत समझदारी भरा समझौता निकला। तय हुआ कि हिंदी आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन अंग्रेजी भी अगले 15 सालों तक चलती रहेगी और राज्यों को अपनी भाषा इस्तेमाल करने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। इसके बाद आया धर्म का सवाल। बंटवारे का जख्म अभी ताज़ा था, तो कुछ लोगों का मानना था कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन सकता है तो भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस पर भी जोरदार बहस हुई, लेकिन हमारे संस्थापकों ने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत दूर की सोच रखता था। उन्होंने कहा, नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा। इसका मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की, उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी होगी। और यही फैसला आज भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। और फिर जब सदियों से दबे कुचले समुदायों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठा तो कुछ सदस्यों ने इसे उल्टा भेदभाव कहना शुरू कर दिया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने वो ऐतिहासिक बात कही जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा, आपने हमें 2000 सालों तक बांट कर रखा और अब जब हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप शिकायत कर रहे हैं। उनके इन चंद शब्दों ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक दलील नहीं थी, ये हजारों साल के अन्याय के खिलाफ उठी एक नैतिक आवाज थी। इन जोरदार बहसों के मंथन से कुछ ऐसे अनोखे और शानदार आइडियाज निकले जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो सकते थे। ये वो समाधान थे जो भारत की अपनी ज़मीनी हकीकत और ज़रूरतों से पैदा हुए थे। जैसे कि ये लाजवाब फॉर्मूला। देखिए, संविधान ने एक तरफ तो नागरिकों को दिए मौलिक अधिकार, जैसे बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी। ये वो अधिकार हैं जिन्हें आप कोर्ट में जाके भी मांग सकते हैं, ये सरकार की गारंटी है। और दूसरी तरफ सरकार को दिए नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए एक तरह का रोड मैप है, एक नैतिक कंपास है कि उसे देश को किस दिशा में ले जाना है, जैसे सबको शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना। तो ये व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की भलाई के बीच एक कमाल का संतुलन था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 17 करोड़ 30 लाख। क्या आप जानते हैं ये कौन सा नंबर है? ये उन भारतीय लोगों की संख्या थी जिन्हें संविधान लागू होते ही एक ही झटके में वोट देने का अधिकार मिल गया था। इसमें हर कोई शामिल था, पुरुष, महिलाएं, अमीर, गरीब, हर जाति, हर धर्म के लोग। और ये कदम सच में एक क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, उस दौर में अमेरिका और यूरोप के कई अमीर देश भी अपनी सभी महिलाओं या अश्वेत नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं दे रहे थे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत के इतने सारे अनपढ़ लोगों को वोट का हक देना एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी। लेकिन हमारे संस्थापकों ने भारत के आम इंसान की समझदारी पर पूरा भरोसा दिखाया और इसी एक फैसले ने भारत को रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। तो अब हम पहुंचते हैं इस महान कहानी के आखिरी पड़ाव पर, उस दस्तावेज के जन्म की कहानी जिसने भारत को एक नई पहचान दी। ये सिर्फ स्याही और कागज का ढेर नहीं था, ये करोड़ों लोगों के भविष्य का वादा था। ये सफ़र कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन चला। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, फिर 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी
आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया और भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बन गया। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भारत का जो असली संविधान है वो टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। जी नहीं, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी बेहद सुंदर लिखावट में हाथ से लिखा था और इसके लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। और तो और शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस की देखरेख में इसके हर पन्ने को भारतीय इतिहास और संस्कृति की तस्वीरों से सजाया है। मोहनजोदड़ो से लेकर गांधी जी के दांडी मार्च तक सब कुछ है उसमें। मतलब ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, ये अपने आप में एक कलाकृति है। और ये कलाकृति हमें याद दिलाती है कि हमारे संस्थापकों ने सिर्फ एक रूल बुक नहीं बनाई थी, उन्होंने हर एक भारतीय के लिए सम्मान, बराबरी और आज़ादी का एक जिंदा वादा लिखा था। एक ऐसा वादा जो पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलता है, बढ़ता है और नई चुनौतियों का सामना करता है। एक ऐसा वादा जो आज भी हमारे देश की धड़कन है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 75 साल पहले स्याही से जो वादा लिखा गया था, आज 1.4 अरब लोगों का ये देश उसे कैसे जिंदा रख रहा है? जब हम वोट डालते हैं, जब हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और जब हम एक दूसरे के धर्मों और मान्यताओं का सम्मान करते हैं, तब हम उसी वादे को जी रहे होते हैं। यही सवाल हमारे संविधान की असली विरासत है और हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी भी।